हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के सहायक सामग्री तक पहुंच चुके थे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जैव प्रौद्योगिकी के सहायक सामग्री यानी आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन। Using tools in genetic engineering. आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में सजीव तंत्र में सजीवों के आनुवंशिक पदार्थ में जोड़ तोड़ करना साधारण प्रक्रम नहीं है। अतः इसके लिए उपकरणों की या निम्नलिखित साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह साधन मुख्यतः दो है। पहला एंजाइम है, दूसरा क्लोनिंग वाहक या संवाहक है। क्लोनिंग वाहक या संवाहक। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम्स प्रयोग में आते हैं। विदलन एंजाइम, लयन एंजाइम, संयोजक एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम, क्षारकीय फास्फेटेज, आदि कार्यरत होते हैं। आदि एंजाइम कार्यरत होते हैं। क्लोनिंग वाहक में प्लाज्मिड का एक उदाहरण है PBr 322। दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज, लैम्बडा फेज वाहक, M13 फेज वाहक होता है। तीसरा जंतु और पौधों में जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, TI प्लाज्मिड, ये पौधों में होता है जबकि जंतुओं के लिए रिट्रोवायरस होता है।
आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में जो साधन प्रयुक्त होते हैं यह मुख्यतः दो होते हैं। पहला है एंजाइम्स और दूसरा है क्लोनिंग वाहक या संवाहक। एंजाइम्स जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे विदलन एंजाइम है, लैन एंजाइम है, संयोजक एंजाइम है, संश्लेषी एंजाइम है, क्षारकी फास्फेटेज है, आदि एंजाइम्स इसमें कार्यरत होते हैं। ऐसे ही क्लोनिंग वाहक में प्लाज्मिड है, मुख्यतः में प्लाज्मिड पीबीआर 322 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में यह होता है जो वायरस बैक्टीरिया को या जो विषाणु बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड या संक्रमित करता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यह लैम्डा फेज वाहक होता है और दूसरा M13 फेज वाहक होता है। तीसरा जो पौधे और जंतुओं में संवाहक या क्लोनिंग वाहक प्रयोग किए जाते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की टीआई प्लाज्मिड यह पौधों में प्रयोग किया जाती है, जबकि रिट्रोवायरस का प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए किया जाता है। हम एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। विदलन एंजाइम्स क्या होते हैं? विदलन एंजाइम विदलन एंजाइम्स जो क्लीवेज एंजाइम्स होता है यह डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। विदलन एंजाइम डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला एक्सोन्यूक्लिएज, ये डीएनए को 3' to 5' खंडों में तोड़ता है। ये डीएनए को 3' to दूसरा एंडोन्यूक्लिएज, ये डीएनए को मध्य से काटता है। ये डीएनए को मध्य से काटता है। तीसरा होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है मुख्यतः जेनेटिक या इंजीनियरिंग में या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में इसी एंजाइम्स का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ये डीएनए खंडों को ए और जी के न्यूक्लियोटाइडों के मध्य से तोड़ता है। ए और जी के मध्य से यह तोड़ता है। अभिक्रिया के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट प्रारूप फर्स्ट होता है। प्रारूप फर्स्ट एंजाइम हीमोफाइलस, इसको हाइन थर्ड भी बोला जाता है, सेकेंड भी बोला जाता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी ये जो एंजाइम्स होता है वो डीएनए को एक ही स्थान पे काटता है। ये एंजाइम डीएनए को एक ही स्थान पे काटता है, जबकि प्रारूप सेकेंड एंजाइम
ये डीएनए को अलग अलग स्थानों पर काटता है और जो सी होता है प्रारूप थर्ड का, ये प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड के मध्य कार्य करता है। प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड के मध्य यह कार्य करता है। इस प्रकार हम ये देखेंगे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त जो साधन होता है वह मुख्यतः दो होता है, एक एंजाइम्स है, दूसरा है क्लोनिंग वाहक या संवाहक। एंजाइम्स जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के कार्यरत होते हैं। विदलन एंजाइम है, लैंड एंजाइम है, संयोजक एंजाइम है, संश्लेषी एंजाइम है तथा क्षारकीय फास्फेट आदि एंजाइम्स कार्यरत होते हैं। फिर एक एक एंजाइम्स को देखेंगे। विदलन एंजाइम्स है, विदलन एंजाइम्स डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। अभिक्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस ये डीएनए को 3' to 5' खंडों में तोड़ देता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ये डीएनए को मध्य से तोड़ता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स यह डीएनए खंडों को ए और जी न्यूक्लियोटाइडों के मध्य से तोड़ देता है। अभिक्रिया के आधार पर यह 3 प्रकार के होता है, प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप सेकंड और प्रारूप थर्ड। प्रारूप फर्स्ट जो होता है वह डीएनए के जो विलोम पद या स्ट्रैंड या उसके जो खंड होते हैं उसको ये एक ही स्थान पे काटता है। दोनों खंडों को, जो डीएनए के दोनों खंड होते हैं उन्हें वह एक ही स्थान पे काट देता है। और जो प्रारूप सेकंड होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग या विलोम पद को अलग अलग स्थानों पर काटता है। प्रारूप थर्ड जो होते हैं, प्रारूप थर्ड के जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड के मध्य वह कार्यरत होते हैं। अब हम देखेंगे लैन एंजाइम्स के बारे में। लैन एंजाइम्स लैन एंजाइम लैन एंजाइम जो होता है या लाइगेजेस एंजाइम जो होता है ये टूटे हुए डीएनए खंडों को फास्फोडाइएस्टर बांड द्वारा बंध द्वारा जोड़ता है। फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जोड़ देता है लैन एंजाइम्स। उसके बाद आता है संयोजक एंजाइम्स। या सिंथेटेज संश्लेषी सिंथेटेज एंजाइम्स। सिंथेटेज या संश्लेषी एंजाइम। सिंथेटेज या संश्लेषी सिंथेटेज या संश्लेषी एंजाइम्स यह 2 प्रकार के होते हैं। इनसे डीएनए के संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। डीएनए के संश्लेषण में संश्लेषी एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, डीएनए पॉलीमरेज
दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है, यह डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए के पूरक खंडों को जोड़ता है। डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए खंडों को जोड़ता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वह आरएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए खंडों को जोड़ता है। पूरक डीएनए खंडों को जोड़ता है। पूरक डीएनए खंडों को संश्लेषी एंजाइम जो सिंथेटिक एंजाइम होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए खंडों को जोड़ता है, जिससे डीएनए की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं। यह क्रिया पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पीसीआर कहलाती है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें डीएनए की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो आरएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए खंडों को जोड़ता है। इसके अलावा क्षारीय फास्फेटेज क्या होता है? क्षारकीय फास्फेटेज ये टूटे हुए डीएनए खंडों को या अलग हुए डीएनए खंडों के 5' सिरे से फास्फेट अणुओं को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षारकीय फास्फेट एंजाइम का प्रयोग टूटे हुए डीएनए खंडों को 5' सिरे से फास्फेट समूह को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि डीएनए के दो टूटे हुए खंड एक साथ जुड़ करके एक वृत्ताकार डीएनए न बना लें। इसलिए क्षारकीय फास्फेट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन, हमारा हेडिंग है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में जीव तंत्र के आनुवंशिकी पदार्थ में जोड़ तोड़ करना साधारण प्रक्रम नहीं होता है, अतः इसके लिए निम्नलिखित साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह साधन दो है, एंजाइम्स है और क्लोनिंग वाहक या संवाहक है। एंजाइम्स जो होता है, निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होता है। विदलन एंजाइम है, लैन एंजाइम है, संयोजक एंजाइम है, संश्लेषी एंजाइम है, क्षारकीय फास्फेट आदि एंजाइम्स कार्यरत होते हैं। विदलन एंजाइम्स यह डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। यह निम्नलिखित प्रकार 3 प्रकार का होता है। पहला एक्सोन्यूक्लियस, यह डीएनए को 3' to 5' यानी 3' से 5' एक खंड होता है, 5' से 3' तो ये 20 से तोड़ देता है। ये डीएनए को 20 से तोड़ देता है। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वह डीएनए को मध्य से तोड़ता है। डीएनए को मध्य से तोड़ता है और जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वह ए और जी के मध्य, डीएनए के बीच में A = T, T = A, फिर A और G
C ट्रिपल बॉन्ड G, G ट्रिपल बॉन्ड A। तो A और G के मध्य से डीएनए को तोड़ देता है, A और G के मध्य से डीएनए को तोड़ देता है। अभिक्रिया के आधार पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। प्रारूप फर्स्ट के एंजाइम्स जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था, इसको हिंट सेकेंड भी एंजाइम्स कहा जाता है। यह डीएनए को एक ही स्थान पर काटते हैं। दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं या वलयक होते हैं उनको एक ही स्थान पर काटते हैं। प्रारूप सेकेंड के जो एंजाइम्स होते हैं वो ई कोलाई RI जो उसका नाम होता है वह डीएनए स्ट्रैंड को या वलयक को अलग अलग स्थानों पर काटते हैं। प्रारूप थर्ड के जो एंजाइम्स होते हैं वह प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकेंड के मध्य कार्यरत होते हैं। इसके अलावा आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है यह टूटे हुए डीएनए खंडों को फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे आणविक संयोजक या उत्तक संयोजक एंजाइम भी कहा जाता है। इसके बाद आता है संश्लेषी एंजाइम्स या सिंथेटिक एंजाइम्स। यह 2 प्रकार का होता है। पहला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। इस एंजाइम का प्रयोग करके डीएनए खंडों की बहुत सारी प्रतियां बना ली जाती हैं, जिस अभिक्रिया को बोलते हैं पॉलीमरेज अभिक्रिया, पॉलीमरेज चैन अभिक्रिया या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया उसको बोला जाता है। दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम्स वह आरएनए टेम्पलेट जो आरएनए टेम्पलेट में मिला होता है उस पर पूरक डीएनए खंडों को जोड़ देता है। इसके अलावा होता है क्षारकीय फास्फेटेज। क्षारकीय फास्फेट एंजाइम का प्रयोग जब डीएनए के दोनों खंड जो टूटे होते हैं उनसे फास्फेट समूह को यानी 5' सिरे से फास्फेट समूह को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे डीएनए के 2 टूटे हुए खंड फिर आपस में जुड़ करके एक वृत्ताकार डीएनए का निर्माण न कर लें। अब हम आते हैं क्लोनिंग वाहक या संवाहक के रूप में। क्लोनिंग वाहक या संवाहक क्लोनिंग वाहक या संवाहक। क्लोनिंग वाहक जो होता है इसका कुछ गुण होना चाहिए, जैसे प्रतिकृतिकरण का उद्भव। क्लोनिंग वाहक का गुण क्या होता है, गुण क्या होना चाहिए या इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, गुण या विशेषता क्या होनी चाहिए। पहला प्रतिकृतिकरण का उद्भव होना चाहिए। प्रतिकृतिकरण का उद्भव, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रतिकृतिकरण का उद्भव जहां से होता है वहां कोई वांछित डीएनए खंडों को ला करके जोड़ा जा सकता है। दूसरा मार्कर जीन होना चाहिए। मार्कर जीन या वर्ण योग्य जीन भी इसको बोला जाता है, वर्ण योग्य जीन, सेलेक्टिव जीन। ये जीन इसलिए होना चाहिए कि जो रूपांतरित कोशिकाएं हैं उन्हें यह पहचान सके और जो अरूपांतरित कोशिकाएं हैं उन्हें यह नष्ट कर देता है। जो मार्कर जीन होता है या वर्ण योग्य जीन होता है वह रूपांतरित कोशिकाओं को रख लेता है और जो अरूपांतरित कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट कर देता है। तीसरा क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। क्लोनिंग स्थल का मतलब यह है या क्लोनिंग साइट का मतलब यह है कि किसी भी डीएनए खंड में एक से अधिक क्लोनिंग स्थल नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रतिबंधन एंजाइम्स कई जगहों पे डीएनए खंडों को काट देगा, जिससे फिर डीएनए जो प्रक्रिया है या आनुवंशिक अभियांत्रिकी है यह प्रक्रिया थोड़ा कठिन हो जाती है।
इसलिए डीएनए जो क्लोनिंग स्थल होता है एक होना चाहिए। एक से अधिक स्थल होने पे हमारे आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रक्रिया थोड़ा कठिन हो जाती है, क्योंकि जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वह डीएनए को कई स्थलों पे काट देता है, जिससे यह क्रिया और कठिन हो जाती है। एक क्लोनिंग वाहक की विशेषता है कि प्रतिकृतिकरण का उद्भव होना चाहिए, उद्भव स्थल एक होना चाहिए कि बस यहाँ से टूटेगा। जिस स्थान पर प्रतिकृतिकरण का मान लो ये डीएनए मान लेते हैं, तो यदि एक स्थान होना चाहिए कि यहाँ से रेप्लिकेट होगा, तभी हम दूसरा कोई ला करके डीएनए अणु यहाँ से खंड जोड़ सकते हैं। दूसरा मार्कर जीन या वर्ण योग्य जीन। यदि मान लो डीएनए में जितने इसमें रूपांतरित कोशिकाएं हैं, अगर हम मान लेते हैं कि रूपांतरित कोशिकाओं को पहचान गया कि ये रूपांतरित कोशिका है, तो इसको सुरक्षित कर ले। जो कोशिका रूपांतरित नहीं हो पाई तो वो जीन क्या करता है, इसको नष्ट कर देता है, कि जिससे जो मेरा उत्पाद बना उसमें केवल रूपांतरित कोशिका ही रह जाए और रूपांतरित कोशिकाएं ना रह जाए। तीसरा क्लोनिंग स्थल। किसी भी डीएनए खंड में एक ही क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, क्योंकि एक क्लोनिंग स्थल रहेगा तो डीएनए खंडों को जोड़ना आसान रहेगा। एक से अधिक क्लोनिंग स्थल होने पर जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है वह डीएनए को कई स्थानों पर काट देता है, जिससे आनुवंशिक अभियांत्रिकी की जो प्रक्रिया है वह कठिन हो जाती है। यह क्लोनिंग वाहक या संवाहक की विशेषता होती है। अब क्लोनिंग वाहक क्या क्या हम प्रयोग करते हैं? पहला है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड यह बैक्टीरिया कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवाणु कोशिकाओं में जो मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है उसके अलावा भी एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। यह आकार में छोटा होता है, जिससे यह जीवाणु कोशिका से आसानी से निकाला जा सकता है, तथा यह आकार में छोटा होता है, दूसरी कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश भी से कराया जा सकता है। जैसे एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है पीबीआर 322। पीबीआर 322 में दो साइट होती है, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए जिसमें प्रतिरोधी जीन टीटीआर प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, एक एम्पीसेलिन प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं जिसे एएमपीआर बोला जाता है। यदि कोई डीएनए खंड पे इसके टेट साइट मान लेते हैं कि इसकी टेट साइट है यहां पर, यानी टेट्रासाइक्लिन जीन यहां पाए जाते हैं। दूसरा एएमपी जीन मान लीजिए हम यहां पाए जाते हैं, एएमपी जीन प्रतिरोधी पाए जाते हैं। यदि कोई बाहरी जीन आकर के टेट आरएनए यानी टेट्रासाइक्लिन पे आकर के यहाँ पर अगर जुड़ गया, कोई बाहरी जीन आकर के जुड़ गया, तो इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, एमपीआर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है केवल यहाँ आकर के जुड़ जाने से। यह इसकी विशेषता होती है पीबीआर 322 की। ऐसे बैक्टीरियोफेज है, लैम्डा फेज वाहक और M13 फेज वाहक। जो बैक्टीरिया फेज क्या होता है कि यानी वे विषाणु जो बैक्टीरिया कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। जो क्लोनिंग वाहक में बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है, लैम्डा फेज वाहक और M13 फेज वाहक का प्रयोग किया जाता है। अब जंतु तथा पौधे में क्लोनिंग वाहक के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जंतु तथा पौधों में क्लोनिंग वाहक के लिए जो प्रयोग किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की टीआई प्लाज्मिड, यह पौधों में प्रयोग की जाती है। इसकी टीआई प्लाज्मिड की जीन को सामान्य पादप कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। इसकी टीआई प्लाज्मिड को की जीन को सामान्य पादप कोशिका में प्रवेश कराया जाता है और पादप कोशिकाओं में स्वेलिंग उत्पन्न यानी कि सूजन उत्पन्न कर दी जाती है,
जिससे ये ट्यूमर, जिसको बोलते हैं ट्यूमर, उत्पन्न कर दी जाती है। ये ट्यूमर कोशिकाएं जब स्वेलिंग या ट्यूमर उत्पन्न हो जाती है तो ये ट्यूमर कोशिकाएं आवश्यक रसायन का संश्लेषण करती है। सिर्फ किसके लिए? तो ये जीवाणु के लिए। किसके लिए? जीवाणु के लिए या प्लाज्मिड के लिए यूज करती है। दूसरा, रेट्रोवायरस जो होता है यह सामान्य जंतु कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न कर देता है। ये सामान्य जंतु कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न कर देता है और रेट्रोवायरस के लिए कुछ आवश्यक रसायन का संश्लेषण करता है। धन्यवाद।